नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज़ शेख तक और मैं हूं सोनेलाल। कल जब मैं विभिन्न मीडिया हाउस के चक्कर काट रहा था, सोच रहा था कोई खबर अलग हटके मिले, लेकिन कल ऐसा लगा कि आज के बाद अंबेडकर जी नहीं रहेंगे, अंबेडकर जी का नाम नहीं रहेगा। इतनी होड़ मची हुई थी, पूरा शासन, पूरा प्रशासन, पूरे मंत्री, पूरे संतरी, पूरा पक्ष, पूरा विपक्ष, उच्च वर्ण, निम्न वर्ण, जिसको देखो वो कल भीमराव अंबेडकर के रंग में ही रंगा दिख रहा था। लगता था कि आज अगर भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं लिया तो फिर 1 साल तो कम से कम नहीं ले पाएंगे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री सभी कल खाली भीमराव अंबेडकर के नाम के ही माला जप रहे थे। ऐसा नहीं कि शासन प्रशासन ही लगा हुआ था, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी कहीं न कहीं कार्यक्रम कर रही थीं और वो सब भीमराव अंबेडकर के नाम की ही माला जपने में मस्त थे। और मीडिया को तो ऐसा लग रहा था कि कल दुनिया में कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, कहीं कुछ घटना नहीं घट रही है, कोरोना जैसी शांति है। तो ऐसे में वो क्या छापें, क्या टीवी पर दिखाएं, क्या सोशल मीडिया पर दिखाएं। वहाँ पर भी सभी तरफ देखो, वहाँ पर भीमराव अंबेडकर की धमाचौकड़ी लगी हुई थी। कई मीडिया हाउस के प्रतिष्ठानों को देखा, जहाँ से हम लोग न्यूज़ कलेक्ट करते हैं, वहाँ देखा, तो जहाँ भी देख रहा था कि कल इनका निशान ही नहीं रहेगा। ये कल की अफरा तफरी थी पूरे मीडिया जगत में, चाहे वो प्रिंट मीडिया तो आ जाई है, लेकिन जो सोशल मीडिया थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, सब जगह शासन प्रशासन उसी में सब कल पूरा दिन भर व्यस्त रहे। कांग्रेस पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने उनके जीवित रहते ही, यानी अंबेडकर साहब के जीवित रहते ही उनका कई बार अपमान किया। भाजपा पर आरोप लगते हैं कि वो जो भीमराव अंबेडकर जी ने हमको संविधान दिया है उसको ही खत्म कर देंगे। आरोप लगते हैं सपा पर कि उसने अंबेडकरवादियों को हमेशा ही हाशिए पर रखा। आरोप बसपा पर भी लगते हैं कि बसपा ने अपने स्वार्थ सिद्धि की नाम लिया भीमराव अंबेडकर का, लेकिन स्वयं का विकास किया। प्रश्न ये भी है कि अगर संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था तो फिर उस संविधान सभा में 250 लोग वो क्या कर रहे थे। प्रश्न ये भी है कि यदि संविधान में दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भीमराव अंबेडकर जी ने ही अकेले की थी, तो उस समय जो राजनीतिक परिदृश्य था, नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, पटेल थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ऐसे लोग, क्या उनकी सहमति नहीं थी? अच्छा होता कि कांग्रेस आज जो दलितों की दुहाई दे रही है, उसने 50-55 वर्ष जो एक छत्र राज्य किया और उसके राज में उसने दलितों के लिए इतना कुछ क्यों नहीं किया कि आज भी दलितों को आरक्षण की जरूरत महसूस हो रही है। अंबेडकर जी का संविधान अगर कांग्रेस मानती है तो उनकी कही हुई बातें जो संविधान में थीं उनको ही कांग्रेस ने क्यों इतनी बार संशोधित किया। कम से कम अगर उनका संविधान इतना अच्छा था, कांग्रेस के ज़माने में लिखा गया था, तो उसको संशोधन की नौबत क्यों आई। आज जब भाजपा भी अंबेडकर जी के संविधान की दुहाई दे रही है तो उसको भी संविधान के संशोधन की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। और यदि भाजपा भी इतनी हितैषी बन रही है दलितों की, तो फिर उसको कहने की क्या जरूरत थी। उसको भी दलितों के उत्थान के लिए ऐसे कदम उठाने चाहिए और उसको निश्चित कर देना चाहिए कि हम आने वाले इतने दिनों में दलितों का इतना उत्थान कर देंगे
कि उनको आरक्षण की जरूरत ही नहीं महसूस होगी, या कम से कम ये घोषणा करनी चाहिए कि हम इतने वर्षों में इतने प्रतिशत दलितों का उत्थान कर देंगे और इतने वर्षों बाद खाली इतने दलित रह जाएंगे जिनको आरक्षण की जरूरत महसूस होगी। सपा बसपा 30 साल वर्ष तक लगभग उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने कभी इसका कभी उसका, कभी इसका कभी उसका करके शासन किया, तो फिर कम से कम उत्तर प्रदेश में ही दलित इतना मजबूत हो गया होता कि उसको आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती। 14 अप्रैल अंबेडकर जी की जयंती को मनाना एक बहाना है, निशाना है वोटरों को साधने के लिए। हर पार्टी चाह रही है कि दलित वर्ग, जो देश का लगभग 17-18% है, वो हमारी झोली में एक मुश्त आ जाए। यही दलित कभी कांग्रेस का वोटर हुआ करता था, बीच में कांग्रेस से लोग छिटके, जो दूसरी पार्टियां आई अस्तित्व में, स्थानीय पार्टियां आई, लोकल पार्टियां आई, उनके पास चला गया और इस समय इसमें से काफ़ी कुछ वोटर भाजपा के साथ है। तो सवाल ये है कि ये आरक्षण की और इनको बलगलाने की बातें क्यों की जा रही हैं। हर पार्टी को चाहिए जब उसका शासन हो, इनके लिए इतनी व्यवस्थाएं कर दे, इतने रोजगार मुहैया करा दे कि इनको आरक्षण की जरूरत ही महसूस ना हो। लेकिन अब दलित वर्ग भी, दलित वर्ग वैसे ये शब्द भी उचित नहीं लगता है, इसको चतुर्थ वर्ण कहना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जो व्यवस्था थी वो 4 वर्णों में थी। न तो कोई सवर्ण था, न तो कोई निम्न वर्ण था, 4 वर्ण थे और इनमें किसी भी वर्ण के लिए अलग से व्यवस्था नहीं की गई है। नहीं कहा गया है कि ये ऊंचा है या नीचा है। वर्णों की व्यवस्था इस प्रकार से थी कि जो जिस काम को करता था वही उसका वर्ण होता था। पढ़ाई लिखाई का काम, पढ़ाने लिखाने का काम, समारोह अनुष्ठान कराने का काम, ये काम जो करता था वो ब्राह्मण कहा जाता था। सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी क्षत्रियों पर होती थी। रोजी रोजगार, खेती बाड़ी, ऐसे काम हमारा वैश्य समाज करता था और इन तीनों समाजों के साथ हिल मिल कर काम करता था। ऐसा नहीं कि लड़ाई में अगर क्षत्रिय है तो उसके साथ और भी चीज़ें होती हैं, लड़ने वाले के लिए हथियार मुहैया कराना, उनके लिए एम्युनिशन मुहैया कराना, उनके लिए खाना बनाना, तो ये सब पूरा शूद्र वर्ण में माना जाता था। व्यापारी वर्ग व्यापार कर रहा है, उसके साथ जो नीचे का काम, पल्लेदारी और उसके साथ में दूसरे और काम छोटे मोटे, वो काम जो करते थे वो शूद्र श्रेणी में आते थे। ये वर्ण अलग था। तो इसलिए उच्च वर्ण, निम्न वर्ण, ये अवधारणा हमारे यहाँ तो कभी रही ही नहीं। ये कालांतर में, पहले तो मुगलों ने इसमें हस्तक्षेप किया और उसके बाद में जो खाई बढ़ाई, अंग्रेजों ने भी बढ़ाई। तो इस प्रकार से, और कुछ हमारे में भी कुछ वर्णों के ऊपर भी आरोप लगते हैं कि उनकी भी इसमें बड़ी भारी साझेदारी रही है इस दूरी को बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं था कि अगर एक किसी के घर का व्यक्ति पढ़ लिख करके किसी कॉलेज का प्रोफेसर हो जाता है तो उसका बच्चा जो उस जगह तक नहीं पहुंच पाता था और वो जो कार्य करता था, अगर सैनिक में भर्ती हो गया तो क्षत्रिय वर्ण हो गया। क्योंकि ऐसी व्यवस्था का जिक्र मिलता नहीं है। हमारे यहाँ शादी ब्याह भी होते हैं तो आपने देखा होगा वर्ण का वहाँ पर कहीं पूछा नहीं जाता है, गोत्र पूछा जाता है। और गोत्र को आपने देखा होगा, गोत्र जो है वो सभी जातियों में सभी गोत्र होते हैं। तो इससे ये भी लगता है कि हमारे जो वर्ण की व्यवस्था ये खाली कहने की थी। लिखंत पढ़ंत में हम जब देखते हैं तो वर्ण नहीं कभी पूछा गया है, सब जगह आपका गोत्र पूछा जाता है। शादी ब्याह जब होते हैं वहाँ पर भी गोत्र ही पूछा जाता है। तो ये जो
हम में से छोटा हो गया, नीचे हो गया, ऊपर हो गया, ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने अपने आप बना रखी है। और ये व्यवस्था जब तक रहेगी तब तक जो नीचे का वर्ग है वो कितना भी बड़ा हो जाएगा, लाभ लेने के लिए खुद को निम्न वर्ण ही मानता रहेगा। जबकि अगर कोई पढ़ा लिखा दलित समाज का बेटा अगर IAS अफसर हो जाता है, डॉक्टर हो जाता है या सेना में अधिकारी हो जाता है, तो वो फिर उस वर्ण का नहीं रहा। लेकिन हमारे मन में जो एक बैठा हुआ है कि हम इस वर्ण के हैं, इस जाति के हैं, और ये जब तक हमारे यहाँ पे रहेगा तब तक ये नेता जो अपने स्वार्थ के लिए, वो किसी भी पार्टी का हो, आपको टुकड़ों टुकड़ों में बांटते रहेंगे और आपका वोट लेते रहेंगे। और देने के लिए जो है, तो अगर आप ये बताइए कि अगर समाज में आपका एक वर्ग आपका बढ़ जाता है और दूसरा वर्ग नीचे रह जाता है, तो उसको विकास नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए कल हमने जो देखा कि सबका, जितने भी नेतागण थे, किसी भी पार्टी के थे, सभी पार्टियां, एक भी को अपवाद नहीं था, सभी पार्टियों के नेता दलित वर्ग, जिसे हम चतुर्थ वर्ण कह रहे हैं, उसको मनाने के लिए, रिझाने के लिए जगह जगह कार्यक्रम कर रहे थे। और मानो ऐसा और कोई कार्यक्रम हो न रहा हो, तो इसलिए मीडिया भी हमारा जितना भी था सब उसी जगह पे व्यस्त था, मस्त था। तो आज इस विशेष अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।